हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या कौन सा होता है? एल्कोहल, फिनॉल और इत्र। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और इत्र के बारे में अपन देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन एल्कोहल और फिनॉल किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यानी एल्कोहल और फिनॉल किस प्रकार से बनते हैं इसमें ये देखने वाले हैं। तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है ना, हाइड्रोजन की जगह अपन OH का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को उठा के उसकी जगह OH का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं ना, इससे बनता है एल्कोहल और फिनॉल बनता है। ठीक है, फिनॉल किस प्रकार से बनेगा? फिनॉल जैसे एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होगा? OH अटैच होगा, तो इससे क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है? एल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, यानी एल्कोहल होता है उसमें क्या है होता है एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। अब एरोमेटिक भी हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। जैसे इसको बोलते हैं ROH, यानी इस प्रकार से होता है R और OH। ठीक है, इसी प्रकार जबकि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह OH, यानी फिनॉल में क्या होता है OH समूह होता है, वो फिनॉल क्या होता है एक प्रकार से एरोमेटिक रिंग होता है, यानी एरोमेटिक के भी साथ भी OH जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु क्या होते हैं उनके साथ सीधे जुड़े होते हैं। अब जैसे एल्कोक्सी यानी एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे एल्कोक्सी। ठीक है, एरोमेटिक के साथ जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? एरिलॉक्सी। ठीक है, इस प्रकार से समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिक का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होता है, जिन्हें अपन इत्र कहते हैं। इत्र किस प्रकार से बनाएंगे? RO और R, मतलब क्या होता है इसके साथ एक और एरियल समूह आ जाता है। ठीक है, अब इत्र किस प्रकार का यौगिक? जैसे इस प्रकार का यौगिक इत्र है, यानी इसको बोलते हैं डाइमेथिल इत्र अपन बोलते हैं। आगे देखो, इत्र वह यौगिक है जिसमें एल्कोहल और फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन के किसी एक एल्किल समूह द्वारा विस्थापन से बनती है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन या फिर कोई भी एरियल समूह होगा ना, उसके विस्थापन से बनती है। ठीक है, आइए अपन इसके बाद क्या देखेंगे? यौगिकों का वर्गीकरण, यानी एल्कोहल, मोनो, डाई और ट्राई पॉली एल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, इसमें देखो, एल्कोहल और फिनॉल उनके यौगिक मोनो, डाई और ट्राई, तीन या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अपन मोनो, डाई और ट्राई, यानी एक होगा तो मोनो होगा, दो OH समूह होगा तो डाई होगा, तीन OH समूह होगा तो ट्राई होगा। ठीक है, अब देखो मोनो होगा तो क्या होगा? C2H5OH मोनोहाइड्रिक होगा। अगर दो OH समूह जुड़े होंगे ना तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक, और तीन OH समूह जुड़े होंगे ना तो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यौगिकों में sp3 यानी OH बॉन्ड होगा तो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा और कब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा? यदि एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह क्या होगा? जुड़ा होगा, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है, उसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल कब होगा, 2 डिग्री एल्कोहल कब होगा और 3 डिग्री एल्कोहल कब होगा। इन तीन प्रकार के एल्कोहलों को OH समूह की प्राथमिक, द्वितीयक के तृतीय कार्बन परमाणु की से जुड़ा नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा? एक ही CH2 से, जैसे ROH से जुड़ा होगा ना, एक ही CH2 से, तो उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक एल्कोहल। अगर इसके साथ दो एल्किल समूह जुड़े होंगे ना इस प्रकार से तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और तीन एल्किल समूह जुड़े होंगे और उसके साथ कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब एलिलिक एल्कोहल क्या होता है? एलिलिक क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, जो ऑक्सीजन का क्या होता है? लोन पेयर क्या होते हैं? इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहती है तो उसको बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके साथ क्या हो? OH जुड़ा हो। उसी प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी इस प्रकार से एलिलिक एल्कोहल हो सकते हैं। ठीक है, अब बेंजिलिक एल्कोहल क्या होगा? यानी बेंजीन से जो भी OH समूह जुड़ा होगा ना, यानी एरोमेटिक वलय से, यानी एरोमेटिक रिंग से जो भी OH समूह जुड़ा होगा उसको बोलेंगे बेंजिलिक एल्कोहल। और क्या होता है? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कार्बन होना चाहिए, तो अभी उसको क्या बोलेंगे? बेंजिलिक एल्कोहल। अगर इसके साथ लोन पेयर अगर कॉन्जुगेटेड होगा तो उसको अपन बेंजिलिक एल्कोहल नहीं बोल सकते। अब देखो, यह प्राथमिक, द्वितीयक और 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कार्बन के साथ क्या है? OH अटैच है। इसमें भी क्या हो? कार्बन के साथ 2 डिग्री कार्बन के साथ क्या है? OH अटैच है। इसमें क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन के साथ क्या है?
OH अटैच है, इसमें 2 डिग्री के साथ, इसमें 1 डिग्री के साथ, तभी इसको बोलते हैं 1 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब आगे देखते हैं sp3 sp यौगिक जिसमें sp2OH आबंध यानी बॉन्ड उपस्थित हो। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन दिक आबंध यानी डबल बॉन्ड यानी वाइनिक कार्बन या एरिल कार्बन से जुड़ा हो, यानी क्या हो, ये लोन पेयर होगा ना, इसका क्या होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में क्या रहेगा, ये कॉन्जुगेशन में रहेगा ना, इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं अपन वाइनिलिक एल्कोहल। अब आगे देखेंगे मोनो डाई एंड ट्राईफिनोल, मोनो डाई ट्राई एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है नहीं, मोनोहाइड्रिक कब होगा, डाईहाइड्रिक कब होगा, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कब होगा, जब फिनोल के साथ यानी बेंजीन रिंग के साथ क्या हो, एक OH समूह होगा तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। उसी प्रकार एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, इस क्या होगी, इसको बोलते हैं टोलुइन के साथ OH है ना अब की बार, तो इसको भी मोनोहाइड्रिक ही बोलेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 OH समूह जुड़े हो यानी 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हो तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। अगर बेंजीन रिंग के साथ 3 OH समूह जुड़े हो तो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, यानी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक इस प्रकार से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे देखेंगे ईथर के बारे में अपन देखेंगे, यानी ईथर क्या होता है। ईथर ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह, यानी इसके क्या होता है, ईथर के ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे ये भी एल्किल समूह RO और R, इस प्रकार से एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब ये एल्किल समूह सम्मित भी हो सकते हैं और असम्मित भी हो सकते हैं। अब सम्मित होगा तो क्या होगा, सम्मित तो मैंने लिखा, असम्मित क्या होता है, AR ऑक्सीजन और R, ये क्या होते हैं, असम्मित एल्कोहल यानी असम्मित ईथर। अब देखो ये तो क्या होगा, डाईइथाइल ईथर हो गया। ठीक है, ये क्या हो, एक प्रकार से सम्मित ईथर है। इसी प्रकार से क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ये क्या है, असम्मित है, ये भी क्या है, असम्मित ईथर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन असम्मित ईथर को अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये अपनी एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं क्वेश्चन, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, किस प्रकार से अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब एल्कोहलों की नाम पद्धति यानी एल्कोहलों की अपन नाम पद्धति किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, एल्कोहल की नाम पद्धति हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम के साथ एल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा तो कोई भी समूह के साथ अपन बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, उदाहरण के साथ CH3OH। ठीक है, IUPAC पद्धति में, ठीक है, इसका अनुलग्न, इसके नाम के अंतिम में एल्कोहल इको अनुलग्न ऑल से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे कि आता है ना एल्केन, आता है ना एल्केन, KANE, तो क्या होता है, एल्केन, N को उठाएंगे, यहाँ पे आएगा OL। अगर एक साथ 2 बोला है तो पहले वाले OL को क्या करना है अपने को, कैंसिल आउट और सेकंड वाला OL जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अपन नाम डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें OH CH2OH, इसका अपन नाम देखते हैं क्या होगा। अपन इससे लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाईओल, एथेन 1,2 डाईओल, यानी इसको नंबरिंग ऐसे करना चाहिए, इधर से करो, बराबर है, यानी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस प्रकार से इन एल्कोहलों के क्या दे रखे हैं, यहाँ अपन अलग अलग एल्कोहलों के नाम दे रखे हैं। जैसे CH3OH, क्या होगा, CH3OH, उसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, तो उसका IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। ठीक है, अपन वो देखते भी हैं अभी, जैसे CH3C2H5, CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, इसको बोलते हैं एन प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल, यानी इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, तो इसको बोल देंगे प्रोपेन 1 ऑल, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक एल्कोहल समूह लगा हुआ है। इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से क्या होगा, अब इसका देखो CH3 CHOH, मतलब इसको जनरल नेम देखे तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और IUPAC देखे तो इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 ऑल, यानी प्रोपेन 1,2 ऑल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसको बोलते हैं एन ब्यूटिल एल्कोहल, यानी 4 एल्कोहल, 4 कार्बन के साथ एक एल्कोहल समूह हो, सारे कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं एन ब्यूटिल एल्कोहल, उसको बोलते हैं। अगर IUPAC देखो तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, तो क्या होगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, यानी क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल। इसी प्रकार से देखो इसमें क्या करना है, अपने को नंबरिंग करना है, यानी 2 डिग्री एल्कोहल है, द्वितीयक ब्यूटिक एल्कोहल बोल सकते हैं, जनरल नाम तो इसका मतलब IUPAC क्या होता है, CH3। ठीक है, अब नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को देखनी, उसके बाद देखना अपने को फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है। ठीक है, इसका होगा ब्यूटेन 2 ऑल, यानी इसी प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। ठीक है,
अगर एल्कोहल समूह अगर साइक्लिक रिंग के साथ जुड़े हो तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्जेनोल यानी साइक्लोहेक्जेनोन। ठीक है, एल्कोहल जुड़े हो तो। अगर साइक्लिक रिंग हो उसके साथ मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ और एक OH समूह भी जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे 1 2। ठीक है, यानी एल्कोहल होगा ना, वहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, नंबरिंग अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 मेथिल यानी वन पोजीशन पे OH होगा और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा CH3 होगा। ठीक है, 1 पोजीशन पे OH और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा CH3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल यानी एल्कोहल के लिए लिखते हैं अपन ओल, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। इसी प्रकार अपन अगला देखेंगे फिनॉल, यानी फिनॉल के बारे में अपन देखेंगे। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल भी क्या होता है बेंजीन से ही क्या बना होता है, बेंजीन यानी बेंजीन पे के ऊपर क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन करके बेंजीन से अपन फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल कहलाता है, यानी बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन करके OH समूह का ऐड करना उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल। इसका सामान्य नाम तथा IUPAC नाम भी अपन फिनॉल की संरचना में बेंजीन विलय की उपस्थिति होती है, अतः प्रतिस्थापी यानी उसको ऑर्थो मेटा और पैराफिनॉल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ उसकी ऑर्थो पोजीशन, इसमें तो क्या होगा, इसमें तो कोई ऑर्थो मेटा पोजीशन नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ बेंजीन के ऊपर और उस बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई और, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो क्या होगा या बेंजीन की, अगर बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसको इसे बोल सकते हैं टोलुइन भी बोल सकते हैं अगर OH ना हो तो, लेकिन क्या बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो मेटा और पैरा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ तो OH तो ऑर्थो क्रिसोल भी बोल सकते हैं या 2 मिथिल फिनॉल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार अपन मेटा क्रिसोल भी बोल सकते हैं, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन और इसको बोलते हैं अपन पैरा पोजीशन यानी पैरा क्रिसोल यानी 4 मिथिल फिनॉल। इस प्रकार से भी अपन इसको बोल सकते हैं। आगे देखो, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों में बेंजीन 1 2 1 3 1 4 डाइऑल कहते हैं, यानी 1 2 पोजीशन पे होगा तो उसको बोलेंगे 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक है, और 1 3 पोजीशन पे होगा तो बेंजीन 1 2 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 पोजीशन पे होगा तो बेंजीन 1 4 डाइऑल। लेकिन इसका जनरल नाम क्या दे सकते हैं, अगर 1 2 पोजीशन पे हो तो उसको बोलेंगे अपन केटेनॉल। ठीक है, केटेकोल। अगर 1 3 पोजीशन पे हो तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल और 1 4 पोजीशन पे हो तो हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन ईथर के बारे में, यानी ईथर क्या होता है। ईथर के बारे में अपन देखने वाले हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईथर क्या होता है, ईथर इसको बोलते हैं यानी OH के दोनों OH ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो एल्किल या एरियल समूह क्या हो दोनों अटैच हुए हैं, डबल बॉन्ड दोनों साइड एल्किल हो चाहे एरियल हो, जैसे R O और R। ठीक है, यदि दोनों एल्किल समूह सामान्य हो तो उसको एल्किल समूह के पूर्व लगन यानी डाई लगाते हैं, यानी अगर दोनों एक ही प्रकार के हो ना तो क्या लिखते हैं एक यानी सिमेट्रिकल हो। ठीक है, नहीं सिमेट्रिकल इधर तो क्या हो CH3 CH2, इधर भी CH3 CH2 है और इधर भी CH3 CH2 है, तो उसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, यानी दोनों ग्रुप क्या है सेम, तो इसके लिए अपन लिखते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब ये एल्किल समूह के साथ भी जुड़ा हो सकता है और एरियल समूह के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ईथर के कुछ नाम, यानी CH3 CH2 CH3 और CH3 यानी डाई मेथिल ईथर। ठीक है, इसी प्रकार इसको बोलते हैं मेथॉक्सी ईथर, IUPAC बोले तो मेथॉक्सी मेथेन भी बोल सकते हैं या फिर डाई मेथिल ईथर भी बोल सकते हैं, इसका जनरल नाम है। ठीक है, इसी प्रकार डाई एथिल ईथर भी बोल सकते हैं इसको और इसका बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इसी प्रकार से एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हैं इसको, यानी एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार में ईथर का भी IUPAC नाम इस प्रकार से देखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे इनकी कार्यात्मक समूह की रचनाएं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अपन देख रहे थे, यानी पिछले वीडियो में अपन ने देख लिया यानी उनकी डिग्री क्या होती है, उनका IUPAC नेम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने बेसिक जानकारी ले ली। ठीक है, अब देखेंगे आज कार्यात्मक समूह की संरचनाएं, यानी कार्यात्मक समूह की संरचनाएं किस प्रकार से होगी।
तो देखो एल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा बंध द्वारा, यानी एल्कोहल में क्या होता है, यानी जैसे CH3 होगा ना, CH3 यहाँ लगा दिया अपने OH, इसको बोलेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड, यानी इसे बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, जो कार्बन के sp3 कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 कक्षक से अतिव्यापन द्वारा बनता है। मैंने भी यही बात बोली। अब मेथनॉल, फिनॉल, मेथोक्सी ये संरचनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कि इसका बॉन्ड एंगल, यानी कार्बन ऑक्सीजन का अगर मेथनॉल होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार फिनॉल होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, मेथोक्सी होगा तो बॉन्ड एंगल किस प्रकार से होगा। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन यानी मेथनॉल में देखो, मेथनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 142 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 196 पिकोमीटर, और जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा ना, बॉन्ड एंगल उसको वो होगा 1089 डिग्री, यानी 108.9 डिग्री, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अब इसका sp3 कैसे होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो लोन पेयर हो गए तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसी प्रकार इसका देखो बेंजाइलिक अल्कोहल का, नहीं इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन, यानी इधर तो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें जैसे जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो इसमें देखो 136 पिकोमीटर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 136 पिकोमीटर, और क्या होगा जो ये बॉन्ड होगा ना, ये बॉन्ड एंगल वो होगा 109 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडेशन में क्या होगा, जो दो लोन पेयर है ना इसके साथ ही क्या रहेंगे, कॉन्जुगेशन में रहेंगे। कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो क्या होगा, जो एक लोन पेयर है ना वो काउंट नहीं होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आते इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, और इसमें देखो अगर दो कार्बन हो, यानी इथर जैसे कोई कंपाउंड हो, यानी ठीक है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी 141 पिकोमीटर, और जो ऑक्सीजन और कार्बन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ होगी 141 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 11.7 डिग्री, यानी 111.7 डिग्री। ठीक है, आगे देखो एल्कोहलों में, इसमें ये दे रखा है ना इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है ना, और ये दे रखा है ना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मित होता है, मतलब कॉन्जुगेशन में रहता है, यानी कॉन्जुगेशन में रहता है, यानी कॉन्जुगेशन में इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ दे रखी है, और क्या दे रखा है, और आगे देखो आगे बोल रहा है इथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म, जो 2 बॉन्डिंग में होगा, 2 नॉन बॉन्डिंग में, जो होते हैं ना, जो लोन पेयर होते हैं ना वो किस में रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग में रहते हैं, लगभग चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी 2 तो लोन पेयर हो गए इथर के, जैसे R O और R, इसका 2 तो लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो इसके एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो क्या होगा 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार की ये बात बोलना चाह रहा है, और बाकी इसके बारे में क्या दे रखे, इसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे एल्कोहल फिनॉल का विरचन, यानी एल्कोहल फिनॉल का विरचन किस प्रकार से करते हैं, इनकी फॉर्मेशन यानी इसकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं अपन। ठीक है, आगे देखो सबसे पहले देखेंगे अपन एल्किन में अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, यानी एसिड के साथ अगर एल्किन की रिएक्शन करवाए तो क्या होगा। ठीक है, यानी एल्किन की तनु अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करने से एल्कोहल बनता है, यानी क्या बोल रहा है, तनु अम्ल, यानी तनु अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे ना तो क्या होगा, एल्कोहल बनता है। ये असमित एल्किन के यौगन को मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, यानी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब देखो आगे देखो क्या होता है इसमें, मार्कोनिकोव नियम की एक साइड में क्या होगा हाइड्रोजन, एक साइड में क्या होगा OH का अटैच होगा। सबसे पहले क्या होगा, जी है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी एक कार्बन, ये रिएक्शन दे रही है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें क्या होता है एक कार्बन के पास क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो देखो एक में हाइड्रोजन का ब्रेक H2 ब्रेक, एक में जाएगा OH के माइनस का, एक जाएगा H प्लस और एक जाएगा OH माइनस। H प्लस कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे, और OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव वाले। तो इस प्रकार से इसकी क्या होगी,
एल्किन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या दे रखा है, CH3, क्या दे रखा है, CH3 कार्बन और CH2, तो इधर ये CH2 और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये वो इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये कार्बन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहा है। इसमें कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उधर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। देखो हाइड्रोजन H2 को ब्रेक करो H+, एक दूसरा जाएगा OH-, OH- तो किस पे टेक करेगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाला किस पे टेक करेगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसकी क्रियाविधि देखो, इसमें क्रियाविधि जो मैंने बता दी पहले ही। अब इसकी क्रियाविधि देखो, अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न 3 भागों में 3 चरणों में इसमें रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले H3O वाटर, सबसे पहले वाटर क्या करेगा, एक H+ प्रोटोन लेगा और प्रोटोनेट होगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन बना, एल्किन के प्रोटोनाइन से कार्बोकेटाइन बनते हैं। ठीक है, एल्किन पर प्रोटोनेशन होगा ना, तो इससे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, मतलब जो H2O का हाइड्रोजन होगा ना वो ले लेगा। मतलब सबसे पहले H2O को क्या होगा, H2O प्रोटोनेट, मतलब जैसे इस पे H+ आएगा, इस पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, जैसे आएगा ये एल्किन आएगा, यहाँ से H+ वापस ले लेगा, जैसे आया और ये H+ ले लिया। ठीक है, ये रिएक्शन, और इसमें बनेगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर देखो कार्बोकेटाइन पर, जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पर क्या अटैक कर दिया इसने, H2O को अटैक मार दिया। जैसे H2O का अटैक किया, यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन की 3 वैलेंस, ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो बनाएगा ओनली पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो प्रोटॉन कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ से, इस प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, लॉस, और जैसे लॉस होगा इस प्रकार का एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसमें देखो डाइबोरेन BH3 एल्किनों की बिक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जैसे ये बन गया ना ट्राई एल्किल बोरेन, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा ऑक्सीजन से होकर एल्कोहल देता है, यानी H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, बाद में H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या दे देता है, इसमें एक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले CH3, इसमें देखो ये देखो, सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है मार्कोनिकोव सिन एडिशन। ठीक है, ये होता है ना, जो वो तो होता है मार्कोनिकोव सिन एडिशन, और जो लास्ट में OH का एडिशन होगा ना, H2O H2O2 और OH, वो होगा मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन। ठीक है, ठीक है, बोरोन कहाँ जुड़ता है, जहाँ लेस सिंड्रेट साइड होती है ना, वहाँ BH2 का अटैक होता है। ठीक है, ये रिएक्शन इसके पास कितने, ये रिएक्शन कितने बार होगी, इसके पास BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये 3 बार प्रोसीड ये रिएक्शन होने वाली है। जैसे 3 बार रिएक्शन हुई प्रोसीड, उसके बाद क्या होगा, H2O2 और OH आएगा, H2O2 और OH आएगा, और ये होगा एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन। ठीक है, और क्या बना देगा, प्रोपेन 1 ऑल, और इसको बोल देंगे BOH3 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो दिक आबंध पर बोरेन का यौगिक इस प्रकार के होता है कि बोरोन पर sp2 संकरित कार्बन परमाणु जुड़ता है। ठीक है, यानी बोरोन जहाँ sp2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ना, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इस प्रकार एल्कोहल ऐसी दिखती है जो कि एल्किनो को मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत, यानी एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन होता है इसका। लास्ट में जो H2O का एडिशन होता है ना, H2O2OH का, वो एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन होता है। इसमें एल्कोहल की लब्धि उत्तम होती है, यानी इसमें एल्कोहल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, अब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किस प्रकार से होगा। अब इनका रिडक्शन करने के लिए क्या होगा, अपने को हाइड्रोजन यौगिक यानी एक तो लेना पड़ेगा H2O। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या H2O के साथ H2O द्वारा संगत एल्कोहलों में अपचयित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे प्लेटिनम पैलेडियम और निकल जैसी उत्प्रेरक का अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी मेटल का अपन यूज़ करेंगे। ये एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4, इसको बोलते हैं NaBH4 यानी सोडियम बोरो हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
या फिर LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा एल्डिहाइड की प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से अपन एल्कोहल बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एल्डिहाइड के H2 के साथ रिएक्शन करेंगे पैलेडियम के साथ, यानी एल्कोहल बन जाएगा, इसका रिडक्शन कर देगा। इसी प्रकार से कीटोन, ये किस प्रकार से RC⋯O और R डैश, ठीक है, इसका रिडक्शन करेंगे ना NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा, एक प्रकार का 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। बाकी देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एस्ट्रो का अपचयन, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एस्ट्रो का इनका भी क्या होता है रिडक्शन, यानी एक एसिड होगा, एसिड का क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा LiAlH4, इसका भी क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा, यानी एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन क्या होता है, इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि ये एक प्रकार से विकर्मक, महंगा विकर्मक है। इसका उपयोग विशेष रसायनों बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कोई रेयर कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, नहीं तो इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अब जैसे एल्कोहल होगा, एसिड होगा और उसकी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बनेगा। अब किस प्रकार से बनेगा, देखो सामने RC⋯O और ये हो गया OH। अब एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इसको करेगा ये प्रोटोनेट, ठीक है। फिर क्या होगा RO और H, जैसे ये ऑक्सीजन के लोन पेट जाएंगे ना, ये इधर और ये फिर से मूव आउट करेगा और ये H2 इधर क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, और इससे बनेगा क्या RC⋯O OH और क्या बन जाएगा R, इस पर रहेगा कार्बोकेटाइन। इसके बाद में क्या करेगा, लॉस ऑफ प्रोटोन का लॉस करेगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, इस प्रकार से। जैसे H2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, और ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट, और यहाँ से भी क्या होगा एल्कोहल में कन्वर्ट। अब ग्रिग्नायर रिएजेंट, यानी ग्रिग्नायर रिएजेंट किस प्रकार का होता है, ये एक प्रकार से हार्ड रिएजेंट होता है, यानी हार्ड रिएजेंट होता है, ये हार्ड सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। हार्ड सेंटर कौन सा होगा, इसका होगा ये कार्बोनिल वाला सेंटर होगा, वो हार्ड सेंटर होगा, ठीक है। अब देखो ग्रिग्नायर अभिक्रम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है, ठीक है। अब देखो ग्रिग्नायर रिएजेंट क्या होता है, RMgX यानी ग्रिग्नायर रिएजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाइए, ठीक है अपने, तो क्या होगा, एक इसका एक योगोत्पाद बनेगा, ठीक है ना, योगोत्पाद बनेगा जो मेटल के साथ अटैच होगा। जैसे इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाएंगे ना अपन, जैसे H2 की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये बॉन्ड का क्या होगा, इस बॉन्ड का ब्रेक, ये बॉन्ड होगा ब्रेक, और ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल अपने को मिल गया, और क्या बनेगा Mg और OH क्या हो गए बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी साइड प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल गए, ठीक है। इसी प्रकार अपन एल्डिहाइड से भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड से भी अपन रिएक्शन करवा सकते हैं इसकी, ये दे रखी, ठीक है। इससे क्या करेगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, इससे भी क्या होगा, इससे 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड इसके बाद करवाएंगे अपन एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो 2 डिग्री अपने को प्राप्त होगा, और कीटोन के साथ कराएंगे तो अपने को 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा, यानी 3 डिग्री एल्कोहल अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे फिनोल की अभिक्रिया, किसके देखेंगे अपन, फिनोल की अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है फिनोल, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, क्या होता है फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं, इस पर क्या लगा होगा OH, इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे हेलोइरिन के साथ, यानी फिनोल की अभिक्रिया हेलोइरिन के साथ क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यानी बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, क्लोरीन को NaOH के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे अपन NaOH के साथ 623 यानी 623 केल्विन ताप पर अपन, और 320 वायुमंडलीय दाब, यानी इतने प्रेशर पर अपन करेंगे ना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड अम्ल करने पर, सोडियम फिनॉक्साइड का अम्ल
करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड अपने को मिलेगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखो इसकी क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ अपने करवाई और ताप ले लिया, यानी इसकी जो रेयर कंडीशन होती है ना 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, तो इससे क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाए तो क्या बनता है अपने को एक फिनॉल प्राप्त होता है। अब बेंजीन सल्फोनिल अम्लों से, यानी बेंजीन सल्फोनिल अम्लों से किस प्रकार से अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से बेंजीन द्वारा ओलियम, बेंजीन का ओलियम, ओलियम क्या होता है H2SO3, इसको बोलते हैं H2 और 7 से कुछ होता है जो उसको बोलते हैं ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है, तो एक प्रकार का सल्फोनिक अम्ल को सोडियम गलित, जैसे सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ अपने को ओलियम के साथ कराने पर बेंजीन की रिएक्शन, उसको NaOH के साथ गर्म किया और क्या हुआ H+ के साथ एसिड मीडियम में अपने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो क्या बन गया एक प्रकार से ये भी क्या हो गया फिनॉल प्राप्त हो गया। डाइएजोनियम लवणों से, मतलब डाइएजोनियम के साथ अपने को फिनॉल की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा। ठीक है, एरोमेटिक एमीन, यानी एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन करवाते हैं तभी तो मिलेगा ना एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक के साथ ही मिलेगा, एलिफेटिक के साथ थोड़ी मिलेगा एरोमेटिक एमीन। ठीक है, एमीन क्या होना चाहिए एरोमेटिक, इसकी रिएक्शन इसको करेंगे अपन 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 + HCl, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है एक डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी एक प्रकार का डाइएजोनियम अपने को लवण प्राप्त होता है साल्ट। जैसे इसको गर्म करेंगे ना तो क्या होगा ये N2 एक गैस के रूप में बनेगा, एक HCl बन जाएगा और ये क्या होगा जहाँ पर ये निकलेंगे ना वहाँ पर क्या बन जाएगा एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्यूमिन के साथ रिएक्शन करवाए, जैसे क्यूमिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा क्यूमिन पेरोक्साइड बनेगा, यानी क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं ना तो क्या होता है एक प्रकार से फिनॉल अपने का फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या बनता है एक प्रकार का एक कीटोन बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके भौतिक गुणधर्म देखो, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एल्कोहलो एवं फिनॉल के दो भाग होते हैं, एल्कोहलो एवं फिनॉलो के दो भाग होते हैं, एक एल्किल व एरिल समूह, दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है, एक तो ये समूह और एक क्या होता है एक ये समूह होता है। ठीक है, क्वथनांक सबसे पहले एल्कोहलो और फिनॉलो के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ वांडरवाल बलों द्वारा, यानी इसको ये अटैच रहता है ना, इसको बोलते हैं वांडरवाल फोर्स, बलों द्वारा बढ़ते हैं। एल्कोहलो में साकन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ चेन बढ़ेगी ना, जैसे साकन बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ती जाएगी, यानी साकन बढ़ती जाएगी तो क्या होता है इसका क्वथनांक क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉलो में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा बनाते हैं, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड होता है इनको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो चित्र में दिखाया गया है। अब देखो यह रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिक यानी हाइड्रोकार्बनों, इथरो व एल्कोहलो हेलोइरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल तथा फिनॉल के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोकार्बनों, इथरो एल्केनो हेलोइरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल तथा फिनॉलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। उदाहरण एथेनॉल तथा प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य है, किंतु इनके क्वथनांकों में काफ़ी अंतर है। मेथोक्सी और का क्वथनांक इनके दोनों क्वथनांकों के मध्यवर्ती होता है। देखो अब इनके क्वथनांक देखो, एथेनॉल का क्वथनांक देखो, इसमें सबसे पहले तो एथेनॉल यानी आणविक द्रव्यमान होता है इसका 46 से 351 केल्विन। ठीक है, इसके बाद मेथोक्सी मेथेन और इसके बाद होगा प्रोपेन का। ठीक है, इसका जैसे जैसे साकन बढ़ती जाती है ना, साकन कम होती जाती है, तो इसमें क्या होता है क्वथनांक भी क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। इसमें यह बात बोली है। एल्कोहल के उच्चतर क्वथनांक क्या बोल रहे हैं, एल्कोहलों के उच्चतर क्वथनांक
मुख्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण होते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। मतलब एल्कोहल में जो होता है ना, ये होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्चतम होते हैं, जिनका इथरो एवं हाइड्रोकार्बनों में अभाव है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम सोलिबिलिटी, यानी एल्कोहल और फिनोल ईथर की सोलिबिलिटी क्या होती है। देखो, एल्कोहल और फिनोल की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, सही बात है, और ऑक्सीजन के लोन पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो दिखाया गया है, एल्किल यह विलेयता एल्किल एरिल समूह के आकार बढ़ने के साथ साथ घटती है, यानी जैसे जैसे शाकन बढ़ता है ना, जैसे जैसे शाकन बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे जाल बढ़ता है, मतलब जाल वगैरह बढ़ती है ना, जैसे एक एक एल्किन चेन होती है, जैसे एल्किन चेन की लंबाई कम होती है ना, साइज कम होती है, तो उनकी विलेयता भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। आगे देखेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यानी एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से अपन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन देखो, एल्कोहल की, यानी एल्कोहल दो प्रकार की रिएक्शन देते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी रिएक्शन देंगे ये, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में भी क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। ठीक है, देखो, जब एल्कोहल नाभिक के रूप में यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है तो OH के मध्य का आवरण टूटता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है तो क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, अब की बार यहाँ पे जाके ये अटैक करता है, जो यहाँ कार्बोकेटायन है ना, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, लोन पेयर। लोन पेयर किसका काम करेगा, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, जैसे H+ आया, यहाँ से H+ आया, H+ को क्या किया इसने, डीप्रोटोनेट करवाते क्या हो गया, H+ बाहर निकल गया। इसी प्रकार जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है, यानी पहले किसके रूप में कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल के रूप में, अब की बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से CO के मध्य आवरण टूटता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो ब्रेक होता है सबसे पहले। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जो OH होगा ना, एसिडिक कंडीशन में इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेट, और जैसे ही कोई आएगा ना न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, जैसे ही कोई नया न्यूक्लियोफाइल आया उसको क्या करेगा, जैसे आया CH2 पेटेगा और OH2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इससे क्या होगा, H2 और बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक प्रकार से, यानी एसिडिक कंडीशन में, यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस प्रकार से रिएक्शन करता है। OH और CO बॉन्ड के बंध के विदलन के आधार पर एल्कोहल और फिनोल की विक्रिया, यानी जो OH और CH बॉन्ड का ब्रेक होता है ना, OH और CH का बॉन्ड, OH और CO के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, इनके विदलन के आधार पर इनको एल्कोहल और फिनोल को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले जो कौन सी, जो OH के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करती है ना, वो रिएक्शन कौन सी होगी, एल्कोहल और फिनोल की अम्लता, यानी एसिडिक कंडीशन में क्या होगी इनकी रिएक्शन। ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी एल्कोहल अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा, धातु कौन कौन सी होगी, एल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातु। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोहल का ऑक्साइड या फिनोक्साइड बनता है। जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के लिए, एल्किल हैलाइड के लिए, एल्कोहल के लिए सोडियम मेटल के साथ, दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। इसी प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम, अब की बार क्या लिया है, मेटल कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम तर्तेक ब्यूटॉक्साइड, यानी एल्यूमिनियम तर्तेक ब्यूटॉक्साइड बनेगा। जैसे जैसे फिनोल की रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, फिनोल, और क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन अब की बार बेसिक कंडीशन में करवाए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के साथ अब गिरे करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा अपने को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, और उसके साथ में और क्या प्राप्त होगा अपने को, वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक, उसी प्रकार उपरोक्त अभिक्रिया एल्कोहल तथा फिनोल की अम्लीय प्रकृति की होती है। वास्तव में एल्कोहल और फिनोल ब्रोंस्टेट अम्ल, यानी ब्रोंस्टेट अम्ल क्या होते हैं, जो H+ का लॉस करते हैं। ब्रोंस्टेट अम्ल क्या हो गए,
जो H प्लस का लॉस करते हैं उसका, और उसका बनता है क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब देखो एसिडिक मीडियम में एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्कोहल की एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दूरी होती है, यानी जो एसिडिक नेचर होता है ना एल्कोहल का, वो क्या होता है, एक प्रकार से पोलर होता है। तो OH बॉन्ड के कारण होता है, किसके कारण होता है, OH बॉन्ड के कारण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन विमोचक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला समूह है, ठीक है, यानी CH3। इसमें क्या होता है, अपना हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेट करता है, यानी H प्लस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है ना, वो कम हो जाती है। इसमें देखो एक एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना इस कार्बन पे, तो इसकी रिएक्टिविटी होती है ना, वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद होगी द्वितीयक अल्कोहल की, और सबसे लास्ट में होगी तृतीयक अल्कोहल की, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे देखो, अब देखो एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है, ठीक है, यानी वीक एसिड है, जो जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर स्पष्ट हो जाता है। यानी बेसिक, यानी एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जन के साथ। तो क्या है, एक प्रकार से संयुग्मी एसिड मिलता है, मतलब ये H प्लस यहाँ से H प्लस को पकड़ लेगा, तो ऑक्सीजन का माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को पकड़ लेगा और क्या बना देगा, एक OH माइनस का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसमें ये दे रखा है। अब इनकी एसिडिटी, नहीं फिनोल की एसिडिटी देखो, ठीक है। देखो फिनोल की धातुओं के साथ, फिनोल की धातुओं जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। फिनोल की हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकेत कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2 क्या रहता है, इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, इस एल्किन के साथ क्या रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है। sp2 का संकरित कार्बन के साथ सीधा जो संयुक्त रहता है, इलेक्ट्रॉन अनौपचारिक समूह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका कारण फिनोल के अणु में आवेश का वितरण, यानी OH समूह पर ऑक्सीजन पर धनावेश होता है। जैसे जैसे ये यहाँ पे लोन पर डोनेट करेगा ना, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C+O ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन। इस प्रकार से स्ट्रक्चर क्या होगी, ड्रॉ होगी। जैसे जैसे इधर मूवमेंट करेगा, ये इस प्रकार से क्या करेगा, डीलोकलाइज करता रहता है। इस प्रकार से इसकी हम क्या बना सकते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। देखो एल्कोहल की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। ये एल्कोहल की अपन कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें अपन 5 एल्कोहल की फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या होगा, H प्लस के साथ जैसे H प्लस लॉस करेगा तो क्या होगा, उसको ब्रोमोस्टेट एसिड बोलेंगे। जैसे यहाँ से लॉस कर दिया ना इसने, यहाँ से क्या कर दिया इसने, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया है, यहाँ से H प्लस का लॉस कर दिया और OH माइनस। जैसे जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, इस प्रकार से क्या रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, ठीक है ना। OH समूह की संख्या के आधार पर जैसे जैसे नेगेटिव आएगा, जैसे इसमें क्या करेगी, इसने वो बना रही इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दी इसने। तो मैंने क्या बताया, ऊपर बता रही थी ना, वो इसने क्या बना दी, नीचे और एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। इस प्रकार से दिखता है इसका। अब देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये प्रतिस्थापित फिनोलों में नाइट्रो समूह है, जैसे इलेक्ट्रॉन अनौपचारिक समूह फिनोल हो गया, अम्लीय सामर्थ्य में को बढ़ा देते हैं। जब जैसे जैसे समूह ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तब प्रभाव अधिक होता है, ठीक है ना। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे लोकलाइजेशन करके क्या आता है, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, मतलब इसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यह बोलना चाह रहा है ये, परिणामी से प्रभावी विस्थापन होता है। दूसरी ओर एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह है,
के रूप में फिनॉक्साइड अम्ल आयन के सहायक नहीं होते, परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है। ठीक है, फिनोलों की अपेक्षा क्रिसोल कम अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, ऑर्थोफिनोल, मेटाफिनोल, नाइट्रोफिनोल, क्रिसोल क्या होता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, मूवमेंट करती है ना। और क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिस फिनोल पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा ना, NO2 क्या होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जिस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इसके क्या होगा, कॉन्जुगेशन रिंग में क्या होगा, रिंग में कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो रिंग की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इनकी। ठीक है, आगे देखो एस्टरीकरण क्या होता है। ठीक है ना, एस्टरीकरण क्या होता है, एल्कोलोफिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइडो व अम्ल एनहाइड्राइड की साथ अभिक्रिया से एस्टर बनता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अम्ल क्लोराइडो यानी एल्कोहल या एरिल। ठीक है ना, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टर बनेगा, जो पीछे दे रखा था एक बार रिएक्शन में आया था। इसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार से होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये होने वाला है। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल, आगे क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अम्ल की कुछ मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसे ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, यानी आगे भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है और फॉरवर्ड भी जा सकती है। अतः बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। और अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया सारक पिरिडीन की भांति ये क्या होता है, एनहाइड्राइड यानी एस्टर जैसे कुछ एनहाइड्राइड। ठीक है ना, की उपस्थिति में अभिक्रिया से HCl को उदासीन किया जाता है। यह साम्य दाई ओर विस्थापित हो जाता है। एल्कोहल तथा फिनोल में एसिटिल CH3COO का प्रवेश एसिटिलीन कहलाता है। एसिटिलीन एस्पिरिन सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीन से प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल यानी एस्पिरिन बोलते हैं इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना एसिटिल के साथ, यानी CH3, इसको ओवरऑल देखो तो इससे लिखते हैं CH3 C11O C11O और CH3, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल यानी उसको बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं एस्पिरिन, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है ना, एसिटिक एसिड समझ उठता है। आगे देखेंगे अगले वीडियो में अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो रिएक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, उसके से रिलेटेड जो भी रिएक्शन हुई ना वो देखिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका नरेंद्र कुमार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपने पिछले वीडियो में देखा था नहीं, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, पिछले वीडियो में देखा था जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में का जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, उनसे होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, और उससे पहले वीडियो में देखा था आपने उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कौन सी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एरोमेटिक रिंग में कौन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कौन न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, उनके नोमेनकल्चर से रिलेटेड अपन ने पिछले वीडियो में पहले देखा था। ठीक है, आगे देखेंगे अपन आज अभिक्रिया जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो अभिक्रिया अपन देखने वाले हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो अभिक्रिया अपन देखने वाले हैं। ठीक है, देखो CO बॉन्ड का विदलन है, CO कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड केवल एल्कोहलों में, यह अभिक्रिया केवल एल्कोहलों में पाई जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना, ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है वो एल्कोहल में ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ किस प्रकार से, यानी एक होगा हाइड्रोजन, उसके अटैच होगा हेलाइड। ठीक है, इसके साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, और क्या होगा, एक दिया होगा एल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी एल्कोहल हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया करके
एल्किल हैलाइड बनाता है, मतलब क्या होगा आर और एक्स और क्या बाहर निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, एंड इन तीनों वर्गों की एल्कोहल की HCl के प्रति विलेयता के आधार पर इन विभेद, यानी इनमें एल्कोहल की विलेयता के आधार पर, इनकी सोलिबिलिटी के आधार पर है। ठीक है, यानी इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, यानी इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, विभेद किया जा सकता है। वो किसके द्वारा, वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं ल्यूकास फ्रिक्शन। अब ल्यूकास अभिकरण में कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, एक तो होगा HCl एवं ZnCl2, यानी HCl प्लस ZnCl2, यानी ल्यूकास अभिकरण में कौन कौन से होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकास अभिकरण में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें होते हैं HCl और एक ZnCl2 प्रेजेंट होते हैं ल्यूकास अभिकरण में। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो, जबकि उनमें हेलाइड अमिश्र नहीं होते हैं, यानी उनमें मिश्रित नहीं होते हेलाइड, धुंधलापन या अविरलता होता है, यानी उनको व्हील जो सॉल्यूशन होता है ना, और ये जो बीकर में वो किस प्रकार से हो जाता है, वो धुंधला हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल धुंधला तत्काल उत्पन्न, यानी 3 डिग्री के साथ करवाने पर तो और भी अच्छी तरह से जो सॉल्यूशन होता है ना वो और भी कोलाइडल हो जाते हैं, मतलब धुंधला हो जाता है, यानी इसलिए आसानी से क्या बना देते हैं हेलाइड। इनकी विक्रिया सामान्य ताप पर धुंधलापन, इनकी रिएक्शन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर अपन करवाए ना तो क्या होता है, कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखेंगे फास्फोरस हेलाइड के साथ विक्रिया, यानी फास्फोरस हेलाइड के साथ अपन किस प्रकार से करते हैं। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3, ठीक है, के साथ विक्रिया कर एल्किल ब्रोमाइड देता है। ठीक है ना, क्या देता है, नहीं एक प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन कर देता है, यानी एल्किल हैलाइड की विक्रिया। ठीक है ना, R और OH के साथ विक्रिया करवा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा R एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है ना, इस प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ इस प्रकार की रिएक्शन होती है। आगे देखो, अगली रिएक्शन है निर्जल के साथ। ठीक है ना, निर्जल के साथ क्या होगा, एल्कोहल की H2SO4 और PO3, ठीक है ना, H3PO4 के साथ। ठीक है ना, एक तो H2SO4 लिया, एक लिया H3PO4, जिससे प्रोटिक अम्लों निर्जलित जिंक क्लोराइड, यानी जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनिया जैसे उत्प्रेरकों द्वारा निर्जल किया जाता है। ठीक है ना, निर्जलित किया जाता है, इस प्रकार की रिएक्शन की जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एल्कोहल को जैसे गर्म करोगे ना तो क्या करेगा, यहाँ से H+ का H+ क्या करेगा, इसका H+ पकड़ लेगा यहाँ से, ये ऑक्सीजन H+ पकड़ लेगा यहाँ से। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक प्रकार से क्या बन गया, लिविंग ग्रुप बना और क्या कर देगा, H2O के मोलिक्यूल को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलन होता है। क्या होता है, एथेनॉल की विक्रिया अगर H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर अपन गर्म करवाते हैं तो क्या बनता है, एक प्रकार से एल्किन बनती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल। ठीक है ना, किस प्रकार से रिएक्शन होगी, यानी द्वितीयक एल्कोहल होगा तो किस प्रकार की रिएक्शन होगी। अगर द्वितीयक एल्कोहल होगा, ठीक है, और क्या किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, H3PO4 के साथ, और 85%, ठीक है, ले रखे H3PO4 का सोल्यूशन, और 440 केल्विन पर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, एक प्रकार की एल्किन बनेगी, और क्या निकलेगा, वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार 3 डिग्री के साथ भी करवाते हैं ना, H3PO4 के साथ, और 358 केल्विन, यानी 358 केल्विन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एक प्रकार की एल्किन बनती है। ठीक है, एल्कोहल की, यानी इनकी रिएक्टिविटी देखें ना तो किस प्रकार की होती है, सबसे ज़्यादा होती है 3 डिग्री की, उसके बाद होती है 2 डिग्री की, और सबसे कम होती है 1 डिग्री की। ठीक है, एल्कोहल के साथ इनकी रिएक्टिविटी। प्रोपेन टू ऑल के निर्जलन की क्रियाविधि निम्न चरण होते हैं, यानी प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, 2 डिग्री होगा तो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तीरो होती है, मतलब जैसे एसिडिक कंडीशन डालती है ना, इसको प्रोटोनेट कर दिया, जैसे H+ डाला इसमें डाल रखा इसने H+, एक प्रकार की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो फास्ट होती है, तो प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन गया इसमें। ठीक है, अगले वाले में क्या बना, कार्बन, जैसे प्रोटोनीकृत एल्कोहल बना तो क्या बना, एक प्रकार से लिविंग ग्रुप बना। लिविंग ग्रुप बनता ही क्या होगा,
यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक प्रकार से स्लो प्रोसेस होती है। जो स्लो प्रोसेस होती है ना वही क्या करती है, रिएक्शन का रेट निर्धारण करती है, यानी उसका वेग निर्धारण, यानी उसका रेट दर किस प्रकार से, यानी किस रेट से जा रही है रिएक्शन। क्या बना, ये क्या बना, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यहाँ तो ये क्या बना, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा बना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। 2 डिग्री का मतलब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इस बीच वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। प्रोटॉन के निकल जाने से प्रोपीन का बना, यानी प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन निकलेगा ना, यहाँ से इधर से निकालो तो इधर से निकालो, क्या इक्वली अमाउंट में निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएंगे इस प्रकार से। अब आगे देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है। एल्कोहल में OH व CH बंधों का विदलन है, OH और CH बंधों का किस प्रकार से विदलन, बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, इसमें दे रखा है, ठीक है। कार्बन कार्बन द्विबंध बनता है, यानी OH और CH बॉन्ड का विदलन होता है ना, बॉन्ड का ब्रेक होता है ना, इससे क्या बनता है, कार्बन 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 ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें बोला क्या बोला, इसका रीजन देखो, बॉन्ड का ऐसा विदलन एवं निर्माण, यानी बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है और फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वी हाइड्रोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि इनमें एल्कोहल अणु से हाइड्रोजन अणु की कमी होती है, ठीक है, सही बात है। एल्कोहल से क्या निकलता है, OH से क्या होता है, OH और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। प्रयुक्त ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण क्रम के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड व ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्टिविटी कर लेते हैं, C कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्टिविटी। जैसे एल्कोहल का जैसे ऑक्सीकरण करवाया तो क्या बनेगा, एक प्रकार से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। जैसे इसका और ऑक्सीडेशन करवाया तो एल्डिहाइड क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो एल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रमक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए CrO3 यानी K2Cr2O7 अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है। एल्कोहल को अम्लीय माध्यम में प्राप्त करना है तो ठीक है, उससे क्या बनेगा, एक एसिड प्राप्त होगा। और अपने को एल्डिहाइड को बनाना है तो क्या आप किसका यूज़ करेंगे, CrO3 का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, एक प्रकार का एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और ये है एक प्रकार से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब आगे देखो, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी 1 डिग्री एल्कोहल होगा ना, ठीक है, PCC पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, तो क्या बनता है, एक प्रकार से एल्डिहाइड बनता है। PCC डालते हैं ना, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या पिरिडिन CrO3, या फिर क्या डाल सकते हैं, पिरिडिन व HCl भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डाला है PCC पिरिडियम ट्राईक्लोराइड, और तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द्वितीयक एल्कोहल यानी एनहाइड्राइड CrO3 द्वारा कीटोन, यानी 2 डिग्री होगा था, 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री होगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो 2 डिग्री CrO3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार RCH2OH यानी कॉपर के साथ डालेंगे ना, इस कॉपर के साथ 573 केल्विन पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक प्रकार से एल्डिहाइड बनेगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो कीटोन बनेगा। 3 डिग्री का कॉपर के साथ करेंगे ना, कॉपर और 573 केल्विन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, एक प्रकार की एल्किन का अपने का फॉर्मेशन होगा, यानी अपने को एक प्रकार के से एल्किन मिलेगी, ठीक है। आगे देखो, द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते, प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों में प्रबल ऑक्सीकारक रिएजेंट, यानी प्रबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, KMnO4 जैसे क्या हो, पर एक प्रकार से प्रबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही होते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे समझो आप। तो ये उस ताप पर कार्बन कार्बन को बॉन्ड भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त है। नहीं जैसे तभी तो मिलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तभी तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम भी हो सकती है, सही बात है। अगर हीट डालेंगे ना, जैसे जब हीट डालेंगे तो CO2 क्या है, CO2 बाहर निकलने की टेंडेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है।
आगे देखो, प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों की वाष्प एल्कोहल के वाष्पों को 573 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर के साथ, ठीक है ना, यानी प्राथमिक द्वितीयक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होगा। इसमें तो बोला 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल के लिए बोला है, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल ये हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल ये हो गया। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाते हैं। सही बात है, 1 डिग्री के साथ डालेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ डालेंगे तो कीटोन। और एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाते हैं, जबकि 3 डिग्री के साथ क्या बनाते हैं, ये एक प्रकार की एल्कीन बनाते हैं, ठीक है ना। 3 डिग्री एल्कोहल के साथ क्या बनाते हैं, एक प्रकार की एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, अब आगे देखेंगे अपन फिनॉल की अभिक्रिया, यानी फिनॉल की रिएक्टिविटी किस प्रकार से होती है। फिनॉल की रिएक्टिविटी देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया केवल फिनॉल द्वारा दर्शाई जाती है। सबसे पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। फिनोलों में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी एरोमेटिक रिंग पे जो भी रिएक्शन होगी ना फिनॉल के अंदर, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। बेंजीन वलय के साथ OH समूह इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सक्रिय कर देता है, यानी एक्टिव कर देता है, ठीक है। जो ऑर्थो पैरा स्थिति पर क्या होते हैं, निर्दिष्ट होते हैं। मतलब ऑर्थो पैरा स्थिति कैसे, इसने क्या बोला, मतलब क्या होता है, ये बेंजीन बनाया ना अपन ने इस प्रकार से, ठीक है। ये बेंजीन हो गया, ठीक है, समझो। यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, ऑक्सीजन OH क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक बनेगा यहाँ पर, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये करता है, ये ऑर्थो और पैरा स्थिति, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर सकता है, ये रिएक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। इसने ये बोला है बात कुल मिला के। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्देशित होता है, जिससे OH समूह के अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, किसके साथ रेजोनेंस करेगा ना, तो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग को, और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इस प्रकार से, यानी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, ठीक है। जिसके कारण अनुनाद प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है। इसकी अनुनादी संरचनाएं फिनोलों की अम्लता शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है, ठीक है। अब आगे देखो फिनॉल की स्ट्रक्चर, पीछे देखा था ना अपने फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बता रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन होगी फिनॉल के साथ कौन सी, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होगा, फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है ना। तनु यानी डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है। तो क्या बन सकता है, HNO3 के साथ या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर क्या बन सकता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी दो पॉसिबिलिटी इसकी। ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल बन सकता है और क्या बन सकता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल बन सकता है और क्या बन सकता है, एक पैरा पोजीशन पे फिनॉल बन सकता है, ठीक है। अब देखो ऑर्थो व पैरा समावयव के वाष्पीय आपसन द्वारा प्रत्यय किया जा सकता है, जबकि अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है इसके अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रीकरण वाष्प द्वारा वाष्पित होता है, मतलब क्या होता है, इसके अंदर ऑर्थो की होती है ना, वो ये भाप ऑर्थो नाइट्रीकरण है, इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है एक प्रकार से वाटर के साथ, ठीक है। पैरा कम वाष्पशील होता है, ठीक है, नहीं इसकी ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता इसके साथ, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, विद्यमान रहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए ना, और इसमें पास इसमें क्या होंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दूर दूर होंगे, तो इजीली रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। इसने जो बात बोली पर बताई मैंने, ये नीचे दिखा रहा है, ठीक है ना, ये देखो, और ये देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी इजीली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसने ये बात बोली है। फिनॉल की रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन HNO3 के साथ करवाए, ठीक है ना, फिनॉल की रिएक्शन है कंसंट्रेशन HNO3 के साथ करवाए तो क्या बनता है, ऑर्थो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है ना। 2,6,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, एक प्रकार से ये एसिडिक एसिड से भी बहुत ज़्यादा एसिड होता है, मतलब पिक्रिक एसिड क्या होता है, एक प्रकार से एसिडिक एसिड से भी क्या होता है, मोर एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड होता है, यानी एसिडिक एसिड से भी ज़्यादा एसिड होता है पिक्रिक एसिड में। देखो आजकल पिक्रिक अम्ल बनाते हैं,
सर्वप्रथम फिनाल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं, जैसे फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल बनता है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब इसमें चेंज हो जाता है। तत्पश्चात HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यह अभिक्रिया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखो हेलोजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है ना, हेलोजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। देखो फिनॉल की हेलोजन के साथ रिएक्शन यानी कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड, फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ CH2 जैसे कम दूरी विलायकों में निम्न ताप पर भी अभिक्रिया की जाती है। नहीं जो पोलर नॉन पोलर लेस पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, कम लेस पोलर सॉल्वेंट, ये रिएक्टिविटी लो टेम्परेचर भी क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से रिएक्ट कर लेते हैं, तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल फिनॉल का अपने को प्राप्त होता है, मतलब मोनोब्रोमोफिनॉल अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखो फिनॉल की अभिक्रिया CH2 के साथ करवा दी मैंने, ठीक है, तो क्या होगा, मोनोब्रोमोफिनॉल या तो ऑर्थो पोजीशन में बनेगा या पैरा पोजीशन पे फिनॉल बनेगा। लेकिन क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन पे बनने वाला जो फिनॉल होता है ना, जो पैरा पोजीशन पे बनने वाला जो फिनॉल होता है ना, वो क्या बनता है, एक प्रकार से मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। यानी जो पैरा पोजीशन पे बनेगा ना फिनॉल, वो क्या होता है, एक प्रकार से मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है इसने, बेंजीन का सामान्य हेलोजन FeBr3 जैसे लुईस एसिड, ठीक है, की उपस्थिति में भी होता है, जो हेलोजन को दूरित कर देता है, यानी हेलोजन को क्या कर देता है, एक प्रकार से पोलर मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन का ध्रुवण है, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस एसिड की अनुपस्थिति में भी संभव होती है। सही बात है, लुईस एसिड की अनुपस्थिति में भी संभव हो सकती है। इस कारण क्या होता है, बेंजीन से जुड़े OH समूह का वलय द्वारा उस सक्रियण प्रभाव होता है। यानी क्या होता है, इसकी रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि क्या होता है कि तो OH हो ना अपने लोन पर क्या करता है, रिंग को डोनेट करता है, रिंग को डोनेट करेगा तो क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिक क्या होगा, रिएक्टिव होगा। देखो फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाए तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। नहीं फिनॉल की रिएक्शन क्या हो, ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, नहीं ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, जो श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है, ठीक है। आगे देखो ये इनकी रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है ना, मोनो नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन मोनो नाइट्रोजन, ठीक है ना, इस प्रकार से इनकी अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करवा रखी है इसने। कोल्बे अभिक्रिया एक प्रकार से क्या होती है, लाइट में जाने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिनॉल को रिएक्शन किसके साथ करवाई, NaOH के साथ, OH के साथ अपन ने फिनॉल की रिएक्शन करवाई, के साथ अभिकृत करने पर फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के प्रति मोर रिएक्टिव होता है। यह जैसे दुर्बल या CO2 जैसे दुर्बल यानी वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, यानी इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य रूप में प्राप्त होता है। इससे क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ होता है, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, तो इसकी रिएक्शन अपन CO2 के साथ करवाएंगे, तो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में आएगा, यहाँ से CO2 पकड़ लेगा, ठीक है। CO2 पकड़ते क्या होगा, एक प्रकार से क्या बनेगा, एसिड बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। यानी सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग लगा दी अपन ने, इस पर बना दिया अपन ने OH, और तो पोजीशन पे क्या होता है, COOH लगा हुआ होता है, इसी को अपन बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। आगे देखो राइमर टीमन अभिक्रिया,
राइमर टीमार अभिक्रिया क्या होगी, राइमर टीमार अभिक्रिया क्या होगी, यानी फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएगा, या तो क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएगा या फिर क्या, क्लोरोफॉर्म या एक्वस NaOH के साथ करवाने पर क्या होता है, सात अभिक्रिया में बेंजीन में ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड समावेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर कहते हैं। देखो नीचे देखो, मध्यवर्ती में क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड बनता है। प्रतिस्थापी मध्यवर्ती बेंजिल क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है। मतलब क्या होता है, ये बेंजिल क्लोराइड बनता है, बाद में इंटरमीडिएट बनता है, एक प्रकार से इंटरमीडिएट। तो जैसे जब अपने बेस की रिएक्शन करवाएंगे ना, किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, एक प्रकार से एल्डिहाइड बना देगा, और ये क्या कर लेगा, अपना एक प्रोटॉन ले लेगा, तो उसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे देखो, फिनॉल की रिएक्शन ये सदराज है जिंक अमलगम के साथ करवाने पर, यानी ये सदराज के साथ गर्म करने पर क्या होगा, यानी फिनॉल की रिएक्शन अपन जिंक अमलगम या जिंक के साथ करवाने पर क्या होगा, एक प्रकार से क्या होता है, OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, उसका क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, ZNO क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, सोडियम डाइक्रोमेट यानी डाइसोडियम क्रोमेट के साथ करवाते हैं तो H2 सुपर की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एक प्रकार से बेंजोक्विनोन बनता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है ना, ये क्या है, बेंजोक्विनोन कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका बेंजीन का। ठीक है, फिनॉल की क्रोमिक अम्ल के साथ, यानी क्रोमिक एसिड यानी डाइसोडियम क्रोमेट के साथ अपन किस अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित अपने को कीटोन मिलता है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब इस बात सीधी ये बोल रहे हैं। तो वायु की उपस्थिति में फिनॉल धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोन के रूप में मिश्रण में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, यानी मिश्रण के रूप में ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। अब औद्योगिक महत्व है, यानी औद्योगिक महत्व है, एल्कोहल का उद्योगों में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या बनता है, मेथेनॉल किसको बोलते हैं, CH और को बोलते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल CH3OH जिसे कॉस्ट स्पिरिट भी कहते हैं, लकड़ी के भंजन द्वारा आश्वासन द्वारा की जाती है, आश्वासन द्वारा प्राप्त की जाती है। वर्तमान में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पाद उच्च ताप एवं दाब पर, ठीक है ना, उच्च ताप एवं दाब पर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। देखो इसकी रिएक्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन 3H2 के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं 2H2 के साथ, तो क्या वो जिंक ZNO प्लस Cr2O3। ठीक है, तो क्या बनता है, और टेम्परेचर कितना डाला, प्रेशर डाला आपने 200 से 300 ATM और टेम्परेचर डाला 573 केल्विन से 673 केल्विन, तो क्या बनेगा, एक प्रकार से 1 डिग्री एल्कोहल अपने को प्राप्त हुआ कार्बन ऑक्साइड का। इससे अपने को क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपने को क्या हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब एक प्रकार से इसको रिड्यूसिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये भी बोल सकते हैं। मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है। क्या होता है, मेथेनॉल क्या होता है, एक प्रकार से अत्यंत विषैली होती है, जो क्या होती है, इन्वायरमेंट में भी क्या होती है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये इसकी बहुत मात्रा में सेवन से अंधा भी हो सकता है, आदमी क्या हो सकता है, अंधा भी हो सकता है मेथेनॉल से। ठीक है, और अधिक मात्रा में मृत्यु भी हो सकती है। इसका उपयोग पेंट में, वर्निश में, अभिलाई के रूप में मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में किया जाता है, यानी सही बात है, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में किया जाएगा ना 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह बनाने के लिए इसका क्यों उपयोग किया जाता है। अब आगे देखो, एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्टिविटी क्या होगी, एथेनॉल में क्या होगा, एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी औद्योगिक स्तर पर C2H5 और OH।
एथेनॉल को C2H5OH औद्योगिक स्तर पर भी किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने के लिए इसकी सबसे पुरानी विधि है, ठीक है ना। यानी शर्करा के साथ भी इसके अपने एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मोल से सीरे गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों का में परिवर्तित किया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को यीस्ट में पाए जाने वाले एक दूसरे को एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। इसने क्या बोला है, सबसे पहले इसने ये बात बोली है, सबसे पहले तो ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई अपने H2O के साथ, यानी इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। तो क्या बना, एक तो बनेगा ग्लूकोज, एक बनेगा फ्रक्टोज, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसी एक की भी रिएक्शन जाइमेज के साथ अपन करवाते हैं तो क्या बनता है अपने को, एल्कोहल मिलेगा, यानी एल्कोहल बनता है, यानी एथेनॉल बनता है, ठीक है। और बाहर क्या निकलती है, 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकलते हैं। देखो इसमें शराब बनाने के लिए अंगूर तो यीस्ट का स्रोत है, यानी शराब बनाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। अंगूर से अपन शराब बना सकते हैं, ठीक है। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनमें शर्करा भी बढ़ जाती है, सही बात है, शर्करा की मात्रा, तभी तो वो मीठा होता है ना अंगूर पकने के बाद। और इसकी ऊपरी सतह पर यीस्ट उत्पन्न हो जाती है, मतलब जो ब्लैक होती है ना उसको बोलते हैं यीस्ट। अंगूर को कुचला जाता है, फिर शर्करा एवं एंजाइम के संपर्क में लाया जाता है आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवायवीय स्थिति यानी वायु की अनुपस्थिति में किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, यानी वायु की अनुपस्थिति में भी इसमें CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है, इसमें यह बोल रहा है, ठीक है। देखो एल्कोहल की मात्रा 40% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की क्रिया, नहीं अगर इसमें एल्कोहल ज़्यादा हो ना जाइमेज इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी किण्वन यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या हो जाती है, वायु आ जाती है, मतलब हवा आ जाती है। वायु की ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे एल्कोहल पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, यानी काम की नहीं रहती, कुल मिला के बात ये है। देखो एथेनॉल एक रंगीन द्रव्य जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है। कितना है, 351 केल्विन है। इसका उपयोग विलायक के रूप में यानी कार्बन के अनेक यौगिकों के विघटन में प्रयुक्त की जाती है। उद्योग एल्कोहल को कुछ कॉपर सल्फेट रंग प्रदान करने के लिए एवं पिरिडिन यानी दुर्गंध युक्त तरल मिलाकर पानी पीने के लिए भी, मतलब जो एल्कोहल का सेवन करते हैं ना इसमें क्या होता है, पानी मिलाकर भी इसमें यूज कर लेते हैं। तो मिलाकर पानी के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को एल्कोहल का विकृतीकरण, यानी अगर ये पानी के साथ रिएक्शन ना करे तो उसको बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण। आजकल एथेनॉल अधिक मात्रा में एथिन के जलयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ईथरों का विघटन, ईथर की रिएक्टिविटी वगैरह देखेंगे, ईथर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो होगा ना जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन या फिर आने वाली जो वीडियो होगी ना उसके बारे में क्या हो इजीली अपने को जानकारी मिल सके। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हो, मैं आपका नरेंद्र कुमावत। आज हम देखने वाले हैं ईथरो का विघटन, यानी ईथरो से होने वाले रिएक्शन अपन देखेंगे। पिछले अगर आप जिसने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे वो पहले पीछे वाले वीडियो जाके देखे, उसके बाद आगे वाले वीडियो पे, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। यानी ईथरो की विघटन की अभिक्रिया देखेंगे, यानी प्रोटिक अम्ल, ठीक है। प्रोटिक अम्ल कौन कौन से हो गए, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO3 की उपस्थिति में एल्कोहल क्या हो जाता है, निर्जलित हो जाती है। मतलब क्या होता है, एल्कोहल निर्जलित का मतलब बाहर निकल जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्किन होगा और बनने वाला जो उत्पाद होगा वो एल्किन होगा, ठीक है। तो इतर यह अभिक्रिया की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। उदाहरणार्थ यानी एक टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे डाले। पहले क्या टेम्परेचर होगा, 443 केल्विन, यानी 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर इस पर डिपेंड करेगा बस। अगर 443 केल्विन यानी 443 केल्विन पे करवाए ना तो बनता है क्या, एक प्रकार की एल्किन, और यही रिएक्टेंट हो और H2SO4 हो और इसमें क्या हो, टेम्परेचर चेंज हो, यानी 413 यानी 413 केल्विन डाले तो क्या बनता है, एक प्रकार का ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो इत्र का विरचन, ठीक है। देखो इत्र का विरचन एक द्विअणुक यानी दो मॉलिक्यूल के साथ होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2 बोल सकते हैं इसमें, वो यानी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इत्र के साथ इत्र का जो विरचन होता है वो क्या होता है, SN2 एक प्रकार की रिएक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, H+ आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। क्या होगा, H+ आएगा और इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट। तो यहाँ पे बनेगा ये कार्बोकेटाइन, इसमें दे नहीं रखा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे दे रखा, इसने क्या किया, फिर से दूसरा इथर आया और क्या किया, इसके साथ इसके जो लोन पेयर है ना वो इसने क्या कर दी, इस पर अटैक कर दिया कार्बन पर। क्या हो गया, एक प्रकार के जैसे ये कार्बोकेटाइन बना, एक प्रकार का लिविंग ग्रुप बन चुका है, ठीक है। तो क्या बनेगा, इथर के साथ क्या करेगा, आएगा और H2O क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो इसकी, जैसे फिर लास्ट में क्या है, इसने लॉस ऑफ प्रोटोन यानी प्रोटोन का लॉस करवा दिया और क्या बनवा दिया, एक प्रकार से इत्र का फॉर्मेशन करवा लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब देखो एल्कोहल होगा, एल्कोहल का अम्लीय निर्जलन जिसमें एल्किन बनती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित जो इत्र को देती है, ठीक है। न्यूक्लियो यानी एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यह विधि केवल प्राथमिक एल्कोहल के समय युक्त इत्रों के विरचन के लिए उपयुक्त होती है। एल्किल समय से जो बॉन्ड बनता है ना वो तापक्रम पर निम्न होना चाहिए। अभिक्रिया एल्किन बनाने में यानी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार की रिएक्शन देती है, ठीक है। एल्कोहल द्वितीय तृतीयक SN1 के पात का अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री होना तो रिएक्शन होगी SN1। अगर रिएक्शन 1 डिग्री होगा ना तो रिएक्शन होगी SN2। ये बात इसने बोली है। अब आगे देखो, विलियम संश्लेषण है, एक प्रकार का साइंटिस्ट है। देखो क्या क्या बोल रहा है इसे, एलेक्जेंडर विलियम्स 1824 से 1904 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इसका, लंदन में जन्म हुआ था। ये एक स्कॉट परिवार का है यानी स्कॉट फैमिली का है। यह 1849 में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में प्रोफेसर भी, मतलब क्या हुआ, ये प्रोफेसर भी बना हुआ है एक प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या बोला, विलियम संश्लेषण। तो इसने क्या किया, जैसे प्रोफेसर बनते हैं ना तो क्या करते हैं वो अपने नाम से बाद में क्या करते हैं, जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं ना वो अपने ही नाम से क्या बना देते हैं, कोई अलग प्रकार की रिएक्शन की डिस्कवरी कर देते हैं। और देखो इसने क्या बोला, सममित और असममित इत्रों को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण यानी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इत्र इसके द्वारा अपन फॉर्मेशन, इसने इत्र का फॉर्मेशन किया। यह विधि एल्किल हैलाइड यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, यानी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, ठीक है। प्रतिस्थापित द्वितीयक व तृतीयक एल्किल समयुक्त इत्र भी इस विधि द्वारा, द्वितीयक व तृतीयक एल्किल समयुक्त इत्र भी इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री इत्र भी, एल्किल समयुक्त इत्र भी इस विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री पे क्या होता है, एक दूसरा आता है 1 डिग्री एल्किल होगा, ठीक है। उस पर दूसरा क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन होगा, वो अटैक कर देगा, इससे क्या बन जाता है, डायरेक्ट इत्र बनता है, ठीक है। क्या होगा, एक एल्किल हैलाइड होगा, इसमें क्या आएगा, 3 डिग्री से बनाया इसने, अब की बार क्या किया, एल्किल हैलाइड लिया इसने, एक लिया एल्किल हैलाइड, ठीक है, और एक लिया एल्कोक्साइड, ठीक है। तो उसके क्या किया, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे ना उसने क्या कर दिया, इस पे अटैक, CH3 पे अटैक, और ब्रोमीन को क्या कर दिया इसने, बाहर बना दिया, और एक प्रकार से NaBr तो क्या निकल गया, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, और एक इथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आगे देखो, अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक द्वितीयक यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री, प्राथमिक यानी एल्किल हैलाइड अगर 1 डिग्री हो तो परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। द्वितीयक तृतीयक यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है, अच्छा खासा प्रोडक्ट मिलता है, और 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होता है, यानी लेस प्रोडक्ट मिलता तो पर इसके रिप्रेजेंट इसकी प्रतिस्पर्धा में क्या होती है, प्रतिस्थापन से आगे होता है, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का उपयोग किए जाने वाले उत्पाद के रूप में केवल एल्किन प्राप्त होती है, यानी 3 डिग्री एल्किन हैलाइड के रूप में अगर यूज करें ना तो सीधे डायरेक्ट अपन को क्या मिलती है, एल्किन मिलती है। देखो अब देखो, अब ये देखो क्या बोल रहा है, CH3ONA, ठीक है ना, सोडियम मेथॉक्साइड है ना, ठीक है, की विक्रिया करवाते हैं 3 डिग्री ब्रोमीन के साथ, 3 डिग्री ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है,
एक प्रकार के एल्कीन होते हैं, मतलब एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होता है, और क्या बनता है एक प्रकार के एथेनॉल बनता है, साथ में 2 मेथिल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई ना कोई एक प्रकार से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा, क्षारक भी होते हैं, क्या होते हैं, बेस भी होते हैं, जो एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया देते हैं, यानी विलोपन अभिक्रिया भी दे सकते हैं। ठीक है, अब विलोपन किस प्रकार से करेगा, फिनॉक्साइड आयन होता है ना, फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ करवाते हैं अपन। क्या बोल रहा है, फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो क्या करता है, इसका जो लोन पेयर होता है ना, या वो लोन पेयर है, फिर इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक आयन्स के रूप में क्या हो जाता है, इसका डिवाइड हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, एक तो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, एक बनेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एल्किन पे अटैक करेगा और क्या कर देगा, एल्किल हैलाइड को बाहर निकाल देगा। जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा वो क्या बनेगा, NaX क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होने वाली है। अब ये देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथरो में CO अबंध दूरी होते हैं ना, CO बॉन्ड होते हैं ना, वो पोलर होते हैं। ठीक है ना, पोलर। जो नेट इथरो का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इथरो की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती। इथरो की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्किनों के क्वथनांकों के समान होते हैं, यानी एल्किलों के क्वथनांकों के समान होते हैं, परंतु एल्कोहलों के क्वथनांकों में बहुत कम होते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ती है ना, जैसे जैसे साकन बढ़ता है ना, तो एल्किल का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। और क्या होता है, जैसे जैसे एल्किन की साइज बढ़ती है ना, साइज बढ़ती है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इसने ये बात बोली है, मतलब जितनी लंबी चेन होगी उतना ही ज़्यादा क्वथनांक होगा। ठीक है, आगे देखो, एल्कोहलों इतरों के क्वथनांकों में अधिक अंतर का कारण एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति, क्या होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। ठीक है, आगे देखो, इतरों की जल में मिश्रणीयता समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों के सदृश होती है। एथॉक्सी इथेन व ब्यूटेन 1 और दोनों ही जल के लगभग समान रूप से मिश्रणीय होते हैं, अर्थात 100 ml जल में क्रमशः 7.5 ग्राम और 9 ग्राम, जबकि पेंटेन जल में अमिश्रणीय है। अतः क्या आप इस प्रश्न, तो ये नॉर्मल दे रहेगा, इसमें देखो आगे, CO बॉन्ड का इथरो में CO बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, यानी CO बॉन्ड का ब्रेक, CO बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक होता है। ठीक है, इथरो की रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं ना, ठीक है ना, तो क्या होता है, एक तो बनता है क्या, एक तो बनता है एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एक तो एल्किल हैलाइड बनता है और एक बनता है एल्कोहल बनता है। एल्कोहल की रिएक्शन फिर से HX के साथ करवा दे तो फिर से एल्किल हैलाइड बनेगा और क्या निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एरिल ऑक्सीजन आबंध से अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल इत्र का एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड विदलित होता है। इस अभिक्रिया में फिनॉल व एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एरियल ऑक्सीजन यानी ये बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड है, अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल इत्र का एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड विदलित कर देता है, मतलब ये बॉन्ड विदलन कर देता है, ये तो ये मोर स्टेबल होता है और ये क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है ये। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या मिलता है, एक प्रकार से फिनॉल मिलता है। ठीक है, आगे देखो, दो विभिन्न एल्किल समूह वाली भी इस प्रकार से विभाजित होती है। ठीक है, दो विभिन्न एल्किल समूह वाली इत्र भी इसी प्रकार से विदलित होती है। ठीक है, इत्र की रिएक्शन से जैसे HX के साथ करवाए ना हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या बनता है, एक प्रकार से एक एल्किल हैलाइड मिलता है और क्या बनता है, एक एल्कोहल मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसकी भी यानी HX के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोर रिएक्टिव HI, उसके बाद HBr और क्या होता है सबसे लास्ट में HCl, यानी HCl की रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, विदलन सांद्र HI तो HBr उच्च ताप पर होता है, जबकि इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह भी होता है,
और तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखो इस तरह की रिएक्शन करो एच आई के साथ, तो एक तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मिला अपने को, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा है, ये रहा, ठीक है। और एक मिला अपने को एल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलता है। इसने ये बात बोली है। इसकी रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे पहले क्या होता है, एच आई के साथ अभिक्रिया, इस तरह की प्रोटोन, मतलब जैसे एसिडिक, एच आई का एक प्रकार से एसिडिक मीडियम है, एसिडिक, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम होगा तो क्या करेगा, यहाँ से इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे लोन पेयर इस पर अटैक किया, ये हो गया प्रोटोनिक, ठीक है। और आयोडीन क्या हो गया, बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एच आई एच बी आर के साथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा ना, वो अटैक करेगा CH3 पे, ठीक है। CH3 पे अटैक करते ही क्या होगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक तो एल्किल आयोडाइड बनेगा और क्या बनेगा, एक एथेनॉल बनेगा, ठीक है। ये देखो, जब एच आई आधिक्य में हो तो अभिक्रिया उस ताप पर भी की जाती है, यानी एच आई अगर आधिक्य में भी हो ना और मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ये रिएक्शन उस टेम्परेचर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल एच आई के अणु एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एथिल आयोडाइड में परिवर्तित कर देते हैं। क्या होता है, यानी तीसरे चरण में देखो क्या बोल रहा है, लास्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन का जिसे लोन पे आया, ऑक्सीजन का लोन पे आया, जिस इस पे अटैक किया और क्या हुआ, आयोडीन बाहर निकल गया, ठीक है। इसलिए हो गया प्रोटोनिक। लास्ट में फिर से आया आयोडीन, आयोडीन आया और क्या कर दिया, इस बार H2O के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इस कारण अभिक्रिया के चरण 2 में निष्कासित होने वाले CH3OH के समूह निष्कासन से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोस्थायी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना, जिसे SN1 अभिक्रिया की अवधि में संपन्न होती है। देखो क्या बोल रहा है, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपकी बार कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर रिएक्शन देखो तो ये एक प्रकार से स्लो है, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये क्या है, स्लो है, ठीक है। सबसे पहले बनेगा कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। जैसे आयोडीन आया, तीव्र होते हैं, फास्ट होता है और क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। एनिसोल, ठीक है। इस तरह के प्रोटोनॉन द्वारा मेथिलफिनोन ऑक्सोनियमाइन, यानी ऑक्सोनियमाइन बनता है, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, एनिसोल क्या होता है, C6H5O CH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है इसमें, मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, सीधी बात इसने ये बोली है, ठीक है ना, ये बात बोल रहा है ये। आगे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ से फिनॉल लोन पे डोनेट करेगा ना, तो क्या होने वाला है, फिनॉल अगर लोन पे डोनेट करेगा तो ऑर्थो व पैरा निर्देशक होता है, नहीं ऑर्थो व पैरा निर्देशक, मतलब यहाँ से लोन पे डोनेट कर दो, ये क्या होगा, इस रिंग में ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड क्या होगा इधर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये नेगेटिव चार्ज बना ना, यहाँ पे रिंग में क्या होती है, रिंग में एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और तीसरा बनेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, मतलब एक रिंग में तीन नेगेटिव चार्ज बन रहे, मतलब क्या बन रहे, ऑर्थो पैरा निर्देशित समूह, ठीक है ना। यानी ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्थो भी हो सकती है और पैरा पे भी हो सकती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर विड्रॉइंग ग्रुप हो तो किस पे होती है, मेटा पोजीशन पे होती है, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या होती है, अटैक हो जाती है। इसमें क्या होगा, फिनोल वाले में तो क्या कर दिया इसने, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी, तब जैसे इलेक्ट्रॉन आए इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या गई, बढ़ती गई, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। अब देखो हेलोजन के साथ, हेलोजन फेनिल एल्किल ईथर बेंजीन वाले में सामान्य है,
हेलोजन अभिक्रिया ही देता है। यानी इथर एनिसोल एथेनोइक अम्ल में Br2 के साथ, ठीक है ना। क्या होता है, एनिसोल का ब्रोमिनन एथेनोइक अम्ल में घुली हुई ब्रोमीन द्वारा आयरन थर्ड ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होती है। ऐसा मेथॉक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय के सक्रियण के कारण होता है, जैसे पैरा समय में भी मिलता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, डोनेट करेगा ना तो क्या करेगा, पैरा समय पे एक पैरा पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है और एक ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और जो ऑर्थो वाला होगा वो लेस प्रोडक्ट होगा। अब देखो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं, इतर के साथ भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है। आपने देखा ना एल्कोहल के साथ भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब देखो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा इतर की अभिक्रिया, निर्जल AlCl देन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या एक प्रकार से लुईस एसिड है और क्या CH2 उत्प्रेरक, ठीक है ना, की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ऑर्थो या पैरा समूह पर क्या बनती है, एल्किन बनती है, ठीक है ना। ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर क्या बनती है, एल्किन बनती है। लेकिन क्या होता है, जो पैरा वाला होता है ना वो मेजर प्रोडक्ट देता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ज़्यादा रहता है। एक तो ये भी है कि इसकी रोजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है ना, वो क्या होता है 2 बार डिलोकलाइज होता है, जिस वजह से क्या होता है एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में अपन काउंट करते हैं इसको। एसिड क्लोराइड के साथ, यानी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ठीक है ना। यानी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या होगी तो क्या होगा, निर्जल AlCl3, ठीक है। तो क्या बनता है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसके साथ होती है ना पिछले वाले एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हुई थी ना, उसी प्रकार से एसिड क्लोराइड के साथ भी होती है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से लोन पे रहेगा, इधर मोमेंट यहाँ से अटैक कर लेगा, एक यहाँ से अटैक कर लेगा, मतलब 2 प्रकार के मेजर प्रोडक्ट बना देगा, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से अटैक कर लेगा। तो जो पैरा वाला होगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में अपन काउंट करते हैं। नाइट्रेशन, कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन फिनॉल की, तो क्या होता है, और तो और पैरा पोजीशन में नाइट्रेशन होता है, लेकिन वो पैरा वाला होता है ना वो मेजर बनता है, ठीक है। इसे नहीं है बोलिए, ठीक है। आपका ये हुआ चैप्टर कंप्लीट। आपको देखना है कि तो क्वेश्चन या फिर जो PYQ वगैरह आए ना नीट में आए हुए हैं, नीट और JEE में आने वाले PYQ है ना, वो आप कंप्लीट देख सकते हो आपको, ठीक है।